हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। मित्रों, कक्षा 10 के विज्ञान के धड़ाधड़ रिवीजन के बारे में अपन बात कर रहे थे और धनाधड़ रिवीजन आपका चल रहा था बॉम्ब शूट के माध्यम से, जिसमें हम 4 चैप्टरों का सुपड़ा साफ कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अध्याय नंबर 5, इसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मित्रों, आपकी जो प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया और किस किस वैज्ञानिकों की इसमें भूमिका रही और किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में आज की इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे। और आज बॉम्ब शूट के माध्यम से इस अध्याय 5 को कर देंगे, बताओ क्या, सुपड़ा साफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, कि ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है कर्मों का और यहाँ सिर्फ कर्म का सिक्का चलता है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को। नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थों की शुद्धतम अवस्था होती है। बताओ कौन सी अवस्था होती है? पदार्थों की शुद्धतम अवस्था होती है जिसका हम वियोजन नहीं कर सकते, आगे वियोजन संभव ही नहीं हो। वो क्या कहलाते हैं? बताओ, तत्व कहलाते हैं। प्रकृति में वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं। बताओ कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, जिनमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94, अर्थात 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं। बाकी के शेष तत्वों को मनुष्य ने बनाए हैं, अर्थात कृत्रिम तत्व हैं। मित्रों, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? क्या जरूरत थी तत्वों के वर्गीकरण करने की? तो तत्वों का वर्गीकरण इसीलिए किया गया क्योंकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, हम लोगों के पढ़ने में सरलता हो, और तत्वों की उपयोगिता को अपन जाने तो आसानी से उनको जान सकें। इसीलिए तत्वों को, जितने भी समान गुणों वाले तत्व हैं, उन्हें एक ही समूह में रख दिया गया। गुणों अर्थात जिन तत्वों में कुछ समानताएं होती हैं, उन तत्वों को एक समूह, अलग से समूह बना करके उनमें वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे हमें आसानी हो तत्वों को पहचानने में, उनके गुणों को पहचानने में, उनका उपयोग करने में। इसीलिए हमें तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। जिस प्रकार से आप घरों में सामान को वर्गीकृत करते हुए रखते हैं, एक अलमारी होगी, अलमारी में आपके जूते अलग खाने में होंगे, आपके कपड़े अलग खाने में होंगे, आपकी अन्य उपयोगी चीज़ें अन्य खानों में होती हैं। इसी प्रकार से क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जब इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हमें उन वस्तुओं को लेने में आसानी हो जाती है। यदि आप सभी घर के पदार्थों को, सभी घर की वस्तुओं को एकत्रित करके झुंड में रख दें तो आपको ज़्यादा समय लगेगा किसी भी वस्तु को निकालने में। इसी प्रकार से तत्वों को यदि आप एक ही तरह से रख दें इकट्ठा करके, तो आप उनके गुणों को पहचानने में, उनका उपयोग करने में आपको समय लगेगा, आसानी से नहीं जान सकते। इसीलिए जिन तत्वों में समानता होती है उन सारे तत्वों को हम अलग से एक समूह बनाकर रख देते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है, उनका उपयोग करने में आसानी हो जाती है, उसके गुणों को देखने में आसानी हो जाती है। इसीलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना क्या हो गया? जरूरी हो गया था। और इसको तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने कदम उठाते हैं उनका नाम है डॉबेराइनर। 1817 ईस्वी की बात है। 1817 ईस्वी में डॉबेराइनर नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिनके समय कुल टोटल ज्ञात तत्व थे 33। डॉबेराइन के समय 33 तत्व ज्ञात थे और इन्होंने इन 33 तत्वों को वर्गीकृत किया और इनका आधार था, इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों के समूह बनाए। बताओ कितने तत्वों के? 3-3 तत्वों के समूह बना दिए और जिन्हें इन्होंने क्या कहा था? त्रिक। बताओ क्या कहा था? त्रिक कह दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जब हम इन त्रिकों को या त्रिकों के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखते हैं, कहने का अर्थ है 3-3 तत्वों के त्रिक बनाए और इन त्रिकों को इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और इन्होंने कहा कि जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य जो तत्व हैं उनके लगभग औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। जैसे इन्होंने निम्न प्रकार से तत्वों का त्रिक दिए। एक त्रिक बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एक त्रिक बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। एक त्रिक बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इस प्रकार इन्होंने त्रिक बनाए और इन्हें तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया।
कि लिथियम से ज़्यादा होगा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा होगा पोटेशियम का। इस तरह से इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन तर्कों को व्यवस्थित किया था। फिर इन्होंने कहा कि जो इनके मध्य वाला जो तत्व होता है उसका इन दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जो मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो दोनों अन्य तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं इस तर्क की, जिसमें एक लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39 होता है, और 39 और 7 को जब अपन जोड़ते हैं तो हो जाता है 46, और 46 में जब दो तत्व हैं दोनों का भाग देंगे तो आंसर आ जाता है 23, और ये 23 परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? सोडियम का होता है दोस्तों। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जब त्रिकों को या त्रिकों के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो मध्य वाला जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व हैं उनके द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। इसी प्रकार का इनका होगा और इसी प्रकार का इनका। इन तीनों त्रिक जो हैं जो कि डॉबे राइनर ने बनाए हैं, इनको याद रखने की कुछ मैंने ट्रिक बना दी है कि लीना कुमारी कस्तूरबा कल बाहर आई। एक तो लीना कुमारी, ये हो गया लीना कुमारी, कस्तूरबा कि लीना कुमारी और कस्तूरबा कल बाहर आई, कल बाहर आई। इससे आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डॉबे राइनर के त्रिकों की कमियां। ध्यान से सुनना दोस्तों, इन्होंने त्रिकों के रूप में विभाजित तो कर दिया, इनका सिद्धांत भी लागू हुआ, लेकिन जितने तत्व ज्ञात थे उस वक्त 33 तत्व थे, लेकिन त्रिक तो 3 ही बने हैं। इन्होंने जो ज्ञात सभी तत्व थे उन सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया जा सकता था। अर्थात इन्होंने जितने भी त्रिक बनाए सभी तत्वों के त्रिक नहीं बनाए गए, ये इनकी कमी रही थी। ध्यान से सुनना, जैसे सभी ग्रुप त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते थे, ऐसे नहीं है कि सभी ग्रुप करते हों। जैसे एक है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये इस ग्रुप का पालन ही नहीं करता है। जो डॉबे राइनर का नियम था कि ये डॉबे राइनर के अनुसार फास्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान है ये दोनों नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान का औसत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए सभी ग्रुप इस डॉबे राइनर के त्रिकों की पालन नहीं करते थे, ये इसकी कमियां रहीं। इसके बाद में एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं अष्टक सिद्धांत। 1866 में ये आते हैं। 1866 में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया और इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही तत्वों को व्यवस्थित किया था। इन्होंने कहा यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इन्होंने संगीत का जो अष्टक नियम है, संगीत का अष्टक नियम है, उससे अपने सिद्धांत की तुलना की। संगीत का अष्टक नियम क्या है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये पढ़ा है। पहला वर्ण होता है अष्टक के नियम में सा, उसके बाद जो 8वां वर्ण आता है वो भी क्या होता है? सा होता है। कैसे? देखो, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो 7वां हो गया। इसके बाद जो 8वां फिर क्या आएगा? सा ही आएगा। कहने का अर्थ है संगीत का अष्टक नियम में पहला जो स्वर है वो 8वें स्वर के बराबर समान होता है, या कहें तो 8वां स्वर जो आएगा वो पहले स्वर के समान होता है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा, कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है। अतः प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। जैसे इन्होंने रखा कि हीलियम के बाद आपका हाइड्रोजन, पहले क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है, लेकिन हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, ये उस समय खोजी ही नहीं गई। उत्कृष्ट गैसों का तो जो है विकास बाद में हुआ है, पहले उत्कृष्ट गैसें थी ही नहीं। तो हाइड्रोजन के बाद सीधी क्या आती है? लिथियम। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7वां वर्ण है। इसके बाद आता है फ्लोरीन। बताओ क्या आता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 8वां तत्व हो गया। तो फ्लोरीन के गुणधर्म हाइड्रोजन से मिलते जुलते हैं, ऐसा इन्होंने व्यवस्थित किया था। लिथियम एक धातु है, और तो लिथियम के बाद में जो 8वां तत्व आता है वो सोडियम आता है। अर्थात लिथियम और सोडियम के भी
गुण आपस में समान होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम आपस में समान होते हैं, क्योंकि बेरिलियम के बाद में आठवां तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो आठवां तत्व होता है वो पहले तत्व के गुण धर्म के समान होता है। इस प्रकार इन्होंने व्यवस्थित किया था। इनके समय कुल तत्व खोजे गए थे 56। बताओ कितने तत्व खोजे गए थे? 56 खोजे गए थे। न्यूलैंड से क्या किया था? सबसे कम परमाणु द्रव्यमान ने हाइड्रोजन को से आरंभ किया था अपने वर्गीकरण को, और 56वें तत्व थोरियम पर जाकर के समाप्त कर दिया। कितने तत्वों पर? 56वें तत्व पर समाप्त कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया में केवल 56 तत्व ही हैं, इसके बाद ना तो कोई खोजा जाएगा, इसके बाद कोई सी भी तत्व को खोजा नहीं जाएगा। इन्होंने ये बात कह दी कि केवल प्रकृति में कितने तत्व रहेंगे? 56 तत्व। लेकिन बाद में खोजे भी गए थे, जो इनकी कमियां भी रहती है। ध्यान रखना, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म भी समान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके आठवें तत्व पहले तत्वों के साथ में क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। इनकी जो कमियां रहीं उनकी मैं बात करता हूँ। कमियां ये रहीं कि इनका जो सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद में ये लागू होता ही नहीं है। कैल्शियम तक तो आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म व्यक्त करता है, लेकिन कैल्शियम के बाद में अपन देखते हैं तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले गुण के साथ मिलता ही नहीं है। क्लियर? तो ये भी इनकी कमियां रही कि कैल्शियम तक ही ये नियम लागू था। इसके बाद ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि दुनिया में, इस संसार में केवल और केवल 56 तत्व ही हैं, ना तो भविष्य में कोई तत्व मिलेगा, और लेकिन बाद में कई ऐसे तत्व पाए गए जो कि अष्टक के नियम से मेल ही नहीं खाते थे। इन्होंने तो ये साबित कर दिया, ये कील ठोक दी अपनी, कि इसके बाद 56 तत्वों के बाद में कोई तत्व खोजा ही नहीं जाएगा। लेकिन बाद में बहुत सारे तत्व मिले थे जो कि अष्टक नियम का पालन करते ही नहीं थे। क्लियर? ये भी इनकी बहुत सारी क्या रही हैं कमियां। न्यूलैंड्स ने समंजन हेतु अपनी सारणी में क्या किया है? दो दो तत्वों को एक ही साथ रख दिया है। कैसे? देखो, कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक साथ रखा है। कहां पर? देखिए, ये रहा, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया। सीरियम और लेंथेनम को भी एक साथ में रख दिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो ये भी इनकी कमियां रही। इन्होंने रखा, जबकि ये आयरन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से अलग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रख दिया। ये देखो, फ्लोरीन के बाद में ब्रोमीन के बाद साथ में किसको रख दिया है? कोबाल्ट और निकल को, जबकि इनके गुण बिल्कुल ही अलग हैं। इनको रखना कहाँ चाहिए था? आयरन के पास, लेकिन आयरन से इन्हें दूर रखा है, क्योंकि आयरन भी एक धातु है और कोबाल्ट और निकल भी एक धातु है। ये भी धनायन बनाते हैं, आयरन भी धनायन बनाता है। गुणधर्म तो इसके आयरन से मिलते हैं, जबकि रख दिया फ्लोरीन क्लोरीन के पास, जबकि ये तो अधातु हैं और ये रेडायन बनाते हैं। इससे गुण का धर्म कहाँ मिल रहे हैं? लेकिन कोबाल्ट निकल को आयरन के पास तो रखा नहीं, जिससे समान गुणधर्म है। कहाँ रख दिया? हेलोजनों के पास में रख दिया। ये इनकी क्या रही है? कमी रही है। ध्यान से सुनना, बाद में फिर नोबेल गैसेस अर्थात उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम है, आपका नियोन है, जिनोन है, इनकी खोज हुई। तो जैसे ही इनकी खोज होती है तब ये अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। कैसे? ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आती है। जैसे ही हीलियम गैस बीच में आएगी तो फिर तो ये सारा ही मामला ही खत्म हो जाएगा। हीलियम गैस के बीच में आते ही फिर आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म व्यक्त कैसे करेगा? फिर तो संख्या ही बदल जाएगी गुरुजी। बिल्कुल, इसीलिए ये उत्कृष्ट गैसों की जब खोज हुई थी, उसके बाद तो पूरा का पूरा अष्टक सिद्धांत ही क्या हो गया? अप्रासंगिक। क्लियर? यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों तक ही ठीक था, बाकी के तत्वों के लिए लागू होता ही नहीं है। तो ये तो इसके अष्टक सिद्धांत की क्या रही हैं कमियां। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध मेंडलीव नामक एक रसायन डमित्री, रूसी रसायनज्ञ थे ये मेंडलीव, जिनका पूरा नाम है इवोनोविच मेंडलीव। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण को लेकर के अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने मूल गुणधर्म इन्होंने जो माना था वो माना था परमाणु द्रव्यमान। क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान। कहने का अर्थ है, डोबेरेन ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। उसके बाद आए न्यूलैंड्स में भी अपना जो नियम अष्टक नियम दिया, उसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। और जो मेंडलीव आए, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को ही अपना मूल गुणधर्म माना था, और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही इन्होंने भी व्यवस्थित किया था तत्वों को। ध्यान से सुनना, मेंडलीव ने जो अपने रासायनिक गुणधर्मों में समानता का आधार जो व्यक्त किया है वो परमाणु द्रव्यमान था।
इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 8 स्तंभ और 7 पंक्तियां में विभाजित कर दिया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया और संपूर्ण आवर्त सारणी को 8 स्तंभ, जो कि ऊपर से नीचे इस प्रकार थे, इन्हें ग्रुप भी कहा, 8 स्तंभों में, और 7 पंक्तियों या इन्हें पीरियड्स कभी कहते हैं, इनमें विभाजित किया। पीरियड इस प्रकार से होते हैं। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी उसमें 8 तो स्तंभ थे और 7 क्या थे, पंक्तियां या पीरियड्स थे। मेंडलीव के समय कुल खोजे गए तत्वों की संख्या थी 63। बताओ कितनी थी? 63 तत्व थे और इन 63 तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही अपनी आवर्त सारणी में क्या कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था। दोस्तों ध्यान से सुनना, इन्होंने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ क्रिया या बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में कौन कौन से तत्व किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, उस आधार पर इन्होंने तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में जगह दी। कैसे? ध्यान से सुनना, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखना, ये है ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा हुआ है। इन्होंने मूलतः जो वर्गीकरण का आधार बनाया वो बनाया ऑक्साइड एवं हाइड्राइड से बने हुए यौगिक, अर्थात जो तत्व, ध्यान से सुनना, R2O, R यहाँ पर तत्व है, R क्या है? तत्व है। इन्होंने कहा जो तत्व R2O प्रकार का क्या बनाए, ऑक्साइड, और RH प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, उन्हें एक स्तंभों में रख दिया। जैसे हाइड्रोजन लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और ये आपका कैल्शियम नहीं सॉरी पोटेशियम, और आपका रुबिडियम है और सीजियम है। ये सारे ऐसे तत्व हैं जो कि R2O प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं और RH प्रकार का क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अपन लिथियम को लें तो लिथियम हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, लिथियम हाइड्राइड, LiH। सोडियम क्या बनाता है, NaH, लेकिन 2NaH इसको कहेंगे, इस प्रकार से बनाता है। बात ये की जाएगी, जब अपन बात करते हैं इनके ऑक्साइड की, तो सोडियम क्या बनाता है, Na2O, क्या बनाता है, Na2O बनाता है। इसी प्रकार लिथियम भी Li2O बनाता है। कहने का अर्थ है कि ये ऑक्साइड बनाते हैं R2O और हाइड्राइड बनाते हैं RH। क्लियर? क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या सबके? तो कहने का अर्थ है कि R2O और RH प्रकार के जो हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाते हैं उन्हें एक पंक्ति में रख दिया। फिर जो RO और RH2 प्रकार के बनाते हैं उन्हें एक स्तंभ में रख दिया। R2O3 और RH3 प्रकार के ये हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं, उन्हें एक स्तंभ में रख दिया। कहने का अर्थ ये है कि इनका जो आधार रहा है दोस्तों, इनका जो आधार रहा है वर्गीकरण का, वो है ऑक्साइड एवं हाइड्राइड। बताओ क्या है कि तत्वों की ऑक्साइड एवं हाइड्राइड के साथ में किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, उस प्रकार से इन्होंने स्तंभों में इनको वर्गीकृत किया है। क्लियर? चलिए, और यहाँ लिख सकते हैं तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के मूल गुण धर्म माना गया। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी वो 1872 में दी थी, अपनी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित की थी। ठीक है ना? इन्होंने स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड एवं हाइड्राइड के सूत्रों में अंग्रेजी में क्या लिखा है, R, ये मैंने बताया था अभी, ये ऊपर अंग्रेजी में R लिखा हुआ है, R2ORH। क्लियर? और ये सूत्रों को कहाँ रखा है, शीर्ष पर रखा है। क्लियर? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये अंग्रेजी का जो R समूह है वो किसी तत्व को दर्शाता है, ये भी मैंने अभी बात की थी। जैसे कोई CO2 है तो यहाँ पर C कार्बन जो है वो R को दर्शाता है, इसे RO2 लिख सकते हैं। CHO4 को RH4 लिखा जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। यह देखा गया कि समान भौतिक गुणधर्म एवं समान रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद में फिर से आ जाते हैं। कैसे? देखो, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम पुनः आ गया, दोनों के समान गुणधर्म। लिथियम के बाद कुछ तत्व हैं, फिर उसके बाद पुनः एक तत्व आता है सोडियम। ये कहने का अर्थ है कि कुछ अंतराल के बाद में समान गुणधर्म वाले तत्व रिपीट हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो इन्होंने फिर एक नियम दिया जिसे कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। बताओ क्या कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जो क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। कहने का अर्थ है कि परमाणु द्रव्यमान के रूप में इन्हें आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में तत्वों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुण वाले तत्व पुनः आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं।
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इनकी उपलब्धियां कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। उन उपलब्धियों की मैं बात करूं तो पहली उपलब्धि इनकी रही है क्या कि इनका आधार था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा भी किया कि समान गुणधर्मों को मिलाने के लिए जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक था उन्हें कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। करना तो इनको ये चाहिए था कि कम परमाणु द्रव्यमान वाला पहले, फिर उसके बाद अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला, और ऐसे ही सभी को व्यवस्थित किया गया बढ़ते क्रम में। लेकिन कुछ तत्व जिन्हें समान गुणधर्म नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक है उनको पहले कर दिया और परमाणु द्रव्यमान कम है उन्हें बाद में कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकल को देखिए। कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो ज़्यादा है 58.9 है, और निकल का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है कम है 58.7 ही है। लेकिन अब इसको करना तो पहले चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कम है, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। निकल पहले आना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट पहले आता है निकल बाद में आता है। क्लियर। कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। तो ये इनकी एक उपलब्धि रही है इस आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो दूसरी इनकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़े इसके अंदर। क्या छोड़े, अर्थात जो तत्व अभी तक खोजे नहीं गए हैं उनके लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए, और रिक्त स्थानों को छोड़ दिया और इन्होंने भविष्यवाणी की कि बाद में कुछ तत्व मिलेंगे और वो इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। तब तक के लिए इन्होंने उन रिक्त स्थानों को कुछ नाम दिए, जैसे एक रिक्त स्थान को एक का बोरोन, एक को दिया एक का एल्यूमिनियम, और एक को दिया एक का सिलिकॉन, ये नाम दे दिए। इस प्रकार से रिक्त स्थान छोड़े और इनको इस प्रकार नाम दे दिए और कहा बाद में तत्व खोजे जाएंगे, भविष्य में जो तत्व मिलेंगे वो इन रिक्त स्थानों को भर देंगे। फिर भविष्य में जो तत्व मिले, एक का बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम तत्व खोजा गया नया, एक का एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम तत्व आया, और एक का सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम तत्व आया था। लेकिन एक का जो अर्थ होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और एक का अर्थ होता है एक। क्या होता है, एक। तो ये नाम इन्होंने दिए कैसे थे वो आपको ध्यान में रखना है। एक का नाम कैसे दिया था, ध्यान से सुनना। अभी मैं आवर्त सारणी पर जा रहा हूं। देखिए, इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े हैं, यहाँ पर बोरोन कहाँ है आपका, ये रहा बोरोन। इन्होंने कहा कि बोरोन के एक तत्व छोड़कर स्थान दिया किसको, दूसरे को। जैसे ये स्कैंडियम है, इसको इन्होंने पहले खाली छोड़ा था, बाद में ये स्कैंडियम खोजा गया था। इन्होंने कहा बोरोन के एक तत्व छोड़कर दूसरा तत्व, इसका अर्थ है कि एक का बोरोन, तभी तो एक का बोरोन के स्थान पर कौन आया, स्कैंडियम। बताओ स्कैंडियम आया है कि नहीं। बोरोन से एक तत्व छोड़कर जो तत्व आएगा उसे नाम दे दिया एक का बोरोन। तो एक का बोरोन, इसको खाली जगह छोड़ी थी यहाँ पर, वो दे दी, बाद में स्कैंडियम खोजा गया तो इसने इस रिक्त स्थान को भर दिया था। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल। इसी प्रकार से आपको जब एक का एल्युमिनियम भी दिया था, एक नाम एक का एल्युमिनियम दिया, एक एल्युमिनियम कहाँ पर है, ये रहा, देखिए। फिर एक का एल्युमिनियम, अर्थात एल्युमिनियम के बाद में एक को छोड़कर, अर्थात इस स्कैंडियम को छोड़ करके स्थान दिया था, इस यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा था। मतलब स्कैंडियम के स्थान पर भी रिक्त स्थान था और इस गैलियम के स्थान पर भी रिक्त स्थान था। फिर एक का एल्युमिनियम के स्थान पर नया तत्व गैलियम खोजा गया, वो गैलियम से इसको भर दिया। इसीलिए मैंने लिखा है, देखिए इधर कि एक का बोरोन के स्थान पर क्या आया, स्कैंडियम, एक का एल्युमिनियम के स्थान पर क्या आया, गैलियम, और इसी प्रकार एक का सिलिकॉन के स्थान पर क्या आया, जर्मेनियम आया। अर्थात कहने का अर्थ है कि बोरोन के बाद एक तत्व छोड़ के जो तत्व आता है वो कौन है, स्कैंडियम। एल्युमिनियम के बाद एक तत्व छोड़कर के जो तत्व आता है वो कौन सा है, गैलियम। सिलिकॉन के बाद एक तत्व छोड़कर भी जो तत्व आता है वो कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम। इस प्रकार से इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े थे और बाद में ये तत्व जो खोजे गए उनके द्वारा उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी गई। कहने का अर्थ है, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जैसा न्यूलैंड्स ने कहा था कि वर्तमान में 56 तत्व हैं, इसके बाद कोई तत्व नहीं मिलेगा। ऐसा कभी मेंडलीव ने नहीं कहा था कि वर्तमान में 63 तत्व हैं, इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। नहीं, इन्होंने रिक्त स्थान बेकायदा छोड़े थे कि बाद में भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार की इनकी उपलब्धि रही थी। ध्यान से सुनना,
मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में ही उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की खोज हुई थी। उत्कृष्ट गैस की खोज बाद में हुई थी, लेकिन जब उत्कृष्ट गैस खोजी गई तो उन्हें भी अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया गया, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ध्यान से समझना, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों के बाद खोजे जाने के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में सरलता से उन्हें स्थान मिल गया, बिना सारणी को बिगाड़े। एक जीरो समूह बना करके उन्हें व्यवस्थित कर दिया। कौन सा समूह बना दिया? जीरो समूह बना दिया। पहले थे 8 समूह थे, इसमें 8 स्तंभ बनाए गए थे, लेकिन जब उत्कृष्ट गैसें खोजी उन्हें जीरो समूह बना करके और उन्हें पहले रख दिया। आगे क्या बात समझ में? बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत सारी उपलब्धियां अच्छी रही हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत अच्छी रही हालांकि, लेकिन कुछ इनकी कमियां भी रहीं। वो कमियां क्या थी उनकी अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो हाइड्रोजन की विवादित स्थिति थी। ये मेंडलीव ये निश्चित नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को कहां पर रखा जाए। हाइड्रोजन की स्थिति बड़ी विवादित रही थी। कैसे? क्योंकि ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन 4 धातुओं से भी समानता रखता है। 4 धातु कौन से हैं? 4 धातु कौन से हैं? पहले वर्ग के तत्व 4 धातु हैं। लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ये सभी क्या हैं? 4 धातु कहलाते हैं। और दूसरे वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ध्यान से सुनना, इधर आप देख सकते हैं सारणी के अंदर, इधर सारणी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके वर्ग में रखा हुआ है, स्तंभ में रखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि ये इन 4 धातुओं से क्या रखता है? समानता। लेकिन ये हाइड्रोजन 4 धातुओं से समानता रखता है, लेकिन ये हैलोजनों से भी तो समानता रखता है। ये ऑक्सीजनों के साथ में, जिस प्रकार से हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्रिया करके जो सूत्र बनाते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन बनाता है। इसका मतलब ये हैलोजन से भी क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। क्लियर? कहने का अर्थ है कि ये हैलोजनों से भी समानता रखते हैं, तो इन्हें हैलोजन के पास होना चाहिए था। किसको? हाइड्रोजन को। क्षारीय धातुओं से समानता रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्षारीय धातुओं के साथ भी होना चाहिए। लेकिन ये विवादित स्थिति ही रही। मेंडलीव ये निश्चित नहीं कर पाए कि इन्हें हैलोजनों के साथ रखा जाए या 4 धातुओं के। क्लियर? तो ये इनकी कमी रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो स्थिति है विवादित ही रह गई इनकी आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर है क्या? बिल्कुल। इसके बाद ध्यान से सुनना, समस्थानिकों की स्थिति। अब ध्यान से सुनना, मेंडलीव की जब आवर्त सारणी थी, उनके वर्गीकरण के बाद में प्रत्येक तत्व के समस्थानिक खोजे गए। और समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक तो वही होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान बदल जाते हैं। बताओ क्या होते हैं? द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए हैं। कौन कौन से हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक? बताओ कौन कौन से हैं? एक तो है प्रोटियम, एक है ड्यूटीरियम और एक आपका ट्राइटियम है। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। अब ध्यान से सुनना, इनका परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा हाइड्रोजन का, लेकिन इनके द्रव्यमान अलग हैं। ये तो प्रोटियम हो गया, एक H2, एक ये है, इसे ड्यूटीरियम कहते हैं, एक H3 और ये क्या है? ट्राइटियम है। ये 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब इन्हें मेंडलीव ने तो अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में दी थी ना। अब इनको कहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, आप ही बताइए। अब इनको जब आप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इन समस्थानिकों को अब कहाँ पर जगह देंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में? इसीलिए ये समस्थानिकों की जो स्थिति रही थी मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गई। बताओ क्या बन गई थी? चुनौती। कहने का अर्थ है समस्थानिकों को कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी। कहाँ पर? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन को भी कहीं पर जगह नहीं मिली थी निश्चित। क्लियर? ये 2 इनकी क्या रही? कमी। और तीसरी एक सबसे बड़ी जो कमी थी, तीसरी एक सब समस्या जो थी वो ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि एक परमाणु द्रव्यमान के बाद दूसरे 2 परमाणु द्रव्यमान, 3 परमाणु द्रव्यमान, 4 परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व आएगा। पॉइंटों में था। किसमें था? पॉइंट में। और ये भी निश्चित नहीं था कि कितने परमाणु द्रव्यमान के अंतर के बाद एक तत्व आएगा। इसीलिए 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं ये अनुमान लगाना क्या हो गया था? कठिन।
आगे बात समझ में। तो ये 3 इनकी कमियां रही थी। बाकी तो मेंडलीव जी की जो आवर्त सारणी रही है बहुत ही श्रेष्ठ रही है, सर्वश्रेष्ठ रही है। लेकिन कहने का अर्थ था विवादित स्थिति जो हाइड्रोजन की है वो तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी रही है, लेकिन समस्थानिकों को इन्होंने जगह नहीं दे पाए थे। इसके लिए मेंडलीव की जो कमियां रही थी उसके लिए आते हैं फिर मोजले साहब। बाद में मोजले ने एक सारणी दी, इसका नाम था आधुनिक आवर्त सारणी 1913, अर्थात 1913 में हेनरी मोजले साहब आते हैं और हेनरी मोजले साहब ने एक अपनी आवर्त सारणी दी है। नाम क्या है बताओ? आधुनिक आवर्त सारणी। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के द्वारा जितनी भी कमियां की गई थी उन सारी कमियों को दूर किया गया। और वर्तमान में कौन सी आवर्त सारणी प्रचलन में है? तो बताओ आधुनिक आवर्त सारणी प्रचलन में है। ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वर्गीकरण का जो मूल आधार बनाया था इन्होंने बनाया परमाणु संख्या को। अब तक इससे पहले जितनी भी आवर्त सारणियां थी, डॉबे रायनर का जो भी नियम था, न्यूलैंड्स का जो भी था, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी उसमें सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले साहब ने कहा नहीं, सभी तत्वों को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्यों? जिससे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमी हुई थी समस्थानिकों को लेकर के उसे दूर किया जा सके। क्योंकि आपको पता है समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो वही होता है, जैसे हाइड्रोजन में तीनों ही समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो एक ही है ना, तो इन्हें तीनों समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। इसीलिए परमाणु संख्या को इन्होंने मूलभूत आधार बनाया वर्गीकरण का। किसने? मोजले ने, जिससे कि समस्थानिकों की स्थिति को समाप्त किया जा सके। क्लियर? बिल्कुल। और जैसे ही परमाणु संख्या को आधार बनाया सारी कमियां दूर हो गईं। फिर इन्होंने एक आवर्ती नियम दिया जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। इन्होंने कहा तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान के। जबकि मेंडलीव ने यह नियम दिया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में मोजले ने कहा कि ये परमाणु द्रव्यमान के नहीं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और परमाणु संख्या को मूलभूत आधार बना करके सभी तत्वों को व्यवस्थित कर दिया परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? मोजले के इस नियम अनुसार तत्वों को वर्गीकरण करने पर हमें आधुनिक आवर्त सारणी प्राप्त हुई, जिसकी विशेषताएं निम्न है। क्या क्या विशेषताएं रही आधुनिक आवर्त सारणी की? ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें 8 ही स्तंभ थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने 18 स्तंभ बनाए, जिन्हें इन्होंने समूह कहा था। क्या कहा था? समूह। लेकिन क्षैतिज पंक्तियां तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी 7 ही थी, जिन्हें उन्होंने पीरियड्स कहा था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी पंक्तियां तो क्षैतिज पंक्तियां 7 ही हैं, नाम इन्होंने आवर्त दिया था। क्या दिया था? कहने का अर्थ यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभ या समूहों की संख्या 18, जबकि आवर्त की संख्या कितनी सी? 7 थी। क्लियर? ध्यान रखना। किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इन्होंने कहा एक वर्ग में, जैसे पहले वर्ग की बात करें, जितने भी तत्व पहले वर्ग में आएंगे उसके अंतिम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उन सभी वर्ग के जितने भी तत्व हैं सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? समान होती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारे जैसे पहले भी वर्ग के तत्वों की बात करें तो सब में एक ही तत्व होता है बाहरी, एक इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कोष में। यहाँ पहले वर्ग के सभी तत्वों के अंतिम कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि दूसरे वर्ग के सभी तत्वों की बात करें तो उनके अंतिम कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? इसके बाद है इन्होंने कहा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल, वर्ग जितने भी बनाए ऊपर से नीचे वर्ग के में जाते हैं या समूह में जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। इन्होंने कहा किसी आवर्त में यदि बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? इकाई वृद्धि होती है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन के बाद में आप हीलियम पर जाओगे, लिथियम के बाद में आप कहाँ पर जाते हैं बताओ? बेरिलियम पर जाते हो, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन भी एक ही बढ़ेगा। फिर बेरिलियम के बाद बोरोन जाते हो तो बोरोन में भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, अर्थात परमाणु क्रमांक एक बढ़ा।
आगे बात समझ में। कहने का अर्थ हुआ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है। आगे बात समझ में। और परमाणु संख्या भी इकाई ही बढ़ती है। क्लियर। इन्होंने कहा किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मोजले ने बताया कि जो हमारे कोष बनते हैं उन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं उसे हम 2n² इस सूत्र के आधार पर बता सकते हैं। क्लियर। इन्होंने कहा पहला कोष होता है K, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है, फिर N होता है। इस प्रकार से कोष होते हैं। और इन्होंने कहा कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम कोष के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। कैसे निकाला? 2n² से। ये 2 है। प्रथम कोष की बात करें तो n बराबर 1 लेंगे, वर्ग कर दिया तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 1 से 2 का गुणा करते हैं तो आंसर 2 आता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रथम आवर्त में तत्व भी कितने होंगे? 2। इसी प्रकार हम इस सूत्र से ही L कोष में दूसरे कोष में निकाल सकते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहने का अर्थ है दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होगी। लेकिन इस नियम से आपको ऐसा लगना चाहिए जब तीसरे आवर्त की अपन बात करते हैं, तीसरे कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो जैसे 2 × 3 की घात 2 तो 3 त्रिक का 9 × 2 बराबर 18। कहने का अर्थ है कि तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होनी चाहिए और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या भी 18 होनी चाहिए। लेकिन नहीं होती। कितनी होती है? 8 होती है। ये अपन आपवाऊ सिद्धांत से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें आपवाऊ सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि तीसरे कोष में केवल और केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, न कि 18, और 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसीलिए वहाँ पर हमें 8 ही तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व होंगे। उसके बाद चौथे पांचवें में 18 18 और 32 32 इस प्रकार से होते हैं। क्लियर। चलिए, ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जिसे अपन पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया है क्या कि इधर 18 तो ग्रुप हैं, समूह हैं। ये देखिए पहले ग्रुप से लेकर के यहाँ पर 18 ग्रुप हैं। कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। 7 इसमें आवर्त हैं जो कि क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्लियर है। इन्होंने कहा ऊपर से नीचे या समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्लियर। इन्होंने कहा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इकाई होती है और परमाणु संख्या भी इकाई ही बढ़ती है। क्लियर है यहाँ तक। इन्होंने कहा पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हीलियम होता है, एक हाइड्रोजन। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। क्लियर। इन्होंने कहा दूसरे आवर्त में केवल 8 तत्व होते हैं। बिल्कुल 8 ही तत्व हैं। देखिए तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। देखिए बिल्कुल 8 ही तत्व हैं। इसके बाद 18 18 और 32 32 होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और क्या बात है? और सबसे बात महत्वपूर्ण है परमाणु आकार। परमाणु आकार को हम परमाणु त्रिज्या से ज्ञात करते हैं। त्रिज्या से पता चलता है कि परमाणु आकार कैसा है। ध्यान से सुनना। एक स्वतंत्र परमाणु केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही उसको परमाणु त्रिज्या होगी। कहने का अर्थ है कोई तत्व है, उसका परमाणु है, नाभिक होगा उसके अंदर, और उस नाभिक से बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक से लेकर के और उस बाहरी कोश तक की दूरी है, वही उसका परमाणु त्रिज्या है और वही परमाणु आकार को दर्शाती है। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका परमाणु आकार कम होगा, त्रिज्या बड़ी होगी तो परमाणु आकार भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है 37 पिकोमीटर। कितनी होती है? 37 पिकोमीटर। क्लियर। ध्यान से सुनना। ये कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। कैसे? ध्यान से सुनना। यदि हम इधर से चौथे आवर्त की बात करें कि बाएं से दाएं जाते हैं, इधर इस तरह से जाते हैं, तो इनकी परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है, जिसके कारण परमाणु आकार भी घटता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाने से प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो नाभिक पे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अधिक सामर्थ्य से बंध जाते हैं। कहने का अर्थ है कि त्रिज्या धीरे धीरे कम हो जाती है और परमाणु आकार भी कम होता चला जाता है। कहने का अर्थ ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर प्रभावी आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे आकार भी कम हो जाता है। क्लियर। चलिए,
जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह बढ़ते हैं अपन। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह से जब बढ़ते हैं तो बेरिलियम की जो परमाणु आकार है वो तो 111 पिकोमीटर की होती है इसकी त्रिज्या। इसके बाद 88 रह जाती है, फिर 77 रह जाती है, फिर उसके बाद 74 रह जाती है। कहने का अर्थ है परमाणु आकार घट जाता है। क्लियर जी सर। इसके बाद अपन जब समूह या वर्ग की बात करते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं समूह की। ये तो बात हमने आवर्त की थी। किसकी बात की थी, आवर्त की थी। अब हम समूह की जब बात करते हैं कि ऊपर से नीचे जब समूह में बढ़ते हैं तब इनका आकार बढ़ता है, न कि कम होता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या बढ़ती है। अभी हमने बात की थी कि ऊपर से समूह में ऊपर से नीचे जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है, कोषों की। और जब कोष बढ़ेंगे, और आपको पता है कि नाभिक से बाहरी कोष तक की दूरी ही क्या है, परमाणु त्रिज्या, और वही परमाणु आकार को व्यक्त करती है। तो जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इसीलिए परमाणु आकार भी बढ़ जाता है। तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता है। कब, जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो। क्लियर। जैसे लिथियम से हम सोडियम पर गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। लिथियम की 152 होती है, सोडियम की 186 हो जाती है, फिर 231 है, फिर 244। क्लियर। संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वही क्या है, उसकी संयोजकता है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों की। आवर्त सारणी के अंदर ध्यान से सुनना, हमारी जो ये आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें इस बाईं ओर आवर्त सारणी में जो बाईं ओर हैं ये क्या हैं, धातु हैं। बाईं ओर तो धातुओं को रखा गया है, जबकि दाईं ओर ये जो हैं आपके ये सब क्या हैं, अधातु हैं। बताओ ये क्या हैं, अधातु। और इनके मध्य में जो हैं, ये जो मध्य में एक रेखा है, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा जो मिट्टी के से कलर के आपको दिख रहे हैं, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम नहीं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, रुबिडियम और आपका टेलिनियम, पोलोनियम, ये सारे क्या हैं, उपधातु। ये क्या हैं, उपधातु। कहने का अर्थ है कि बाईं ओर तो धातु हैं और दाईं ओर अधातु हैं, और मध्य में क्या है, उपधातु। मध्य में क्या है, उपधातु। ध्यान से सुनना, धातुओं के गुणधर्म होते हैं धनायन बनाना, अधातुओं का गुणधर्म होता है ऋणायन बनाना। क्लियर। यहाँ पर बाईं ओर धातु पाए जाते हैं और धातुओं का गुणधर्म होता है धनायन बनाना, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागना। क्या त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना। हमें पता है बाएं से जब दाएं जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स अर्थात परमाणु त्रिज्या कम होती है। कहने का अर्थ है आकर्षण बढ़ जाता है, नाभिक की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। कहने का अर्थ है जितने भी बाईं ओर तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, धनायन बना सकते हैं, और जबकि दाईं ओर के तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते, क्योंकि इधर परमाणु त्रिज्या कम होती है, और परमाणु त्रिज्या कम हो जाने के कारण आकर्षण बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जा सकते। और धात्विक गुण का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग दें वही सर्वाधिक धातु होंगे। तो बाईं ओर सभी धात्विक गुण अधिक होता है और दाईं ओर धात्विक गुण कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में धात्विक गुण कम हो जाते हैं। क्लियर। ऐसा अपन कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर अपन जाते हैं तो हमारे धात्विक गुण को क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे, यहाँ तो अधातु रह जाते हैं, सॉरी यहाँ पर धातु होते हैं, और जाते जाते दाईं ओर ये अधातु बन जाते हैं, और बीच में तो उपधातु होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। क्लियर। चलिए कह सकते हैं क्या, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी में बाईं ओर हैं, जबकि आयरन और ऑक्सीजन जैसी अधातु सारणी में दाईं ओर हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित है, इन्हें अपन उपधातु कहते हैं। किसको, सिलिकॉन को। ये धातु और उपधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन, उपधातु, इसीलिए मध्य में है। क्लियर। बाईं ओर तो धातु होंगे, दाईं ओर अधातु होंगे, और मध्य में क्या है, उपधातु, क्योंकि मध्य में उपधातु हैं जो धातु एवं अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जो बाईं ओर धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसीलिए अपन कहते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण कम हो जाते हैं। क्लियर। आधुनिक आवर्त सारणी में ये लिख रखा है कि टेढ़ी मेढ़ी जिगजग रेखा है जो कि
धातु तथा अधातुओं को अलग करती है, और इस रेखा पर आने वाले तत्व बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, रुबिडियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ये सब क्या हैं? उपधातु हैं। और इन्हें अपन याद रख सकते हैं कि बेटा शिवजी ऐसे ही टीपो, बेटा शिवजी ऐसे ही सब टीपो, ऐसे याद रख सकते हैं अपन सभी उपधातुओं को। क्लियर। अपन बात करते हैं धातुओं की। ये धातु धनात्मक प्रकृति के होते हैं, बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं, जैसे सोडियम बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है। ये अपन बात कर दी। इसमें ये भी बात हमने अभी की है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं, क्योंकि संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन पर बढ़ने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। क्लियर। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब नीचे अपन समूह में जाते हैं तब हमारा कोश बढ़ता है। कोश बढ़ने से आकर्षण कम हो जाता है, आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात धात्विक गुण बढ़ जाते हैं। तो अपन कहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो घटता है क्योंकि कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ते हैं? कोश। और इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक बाहर निकाले जाते हैं। कब? जब समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ धातुओं के धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। अधातु क्या होते हैं? ये विद्युत के ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन। क्लियर। ये था आपका आज का चैप्टर, जिसका नाम था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसकी हमने विस्तृत रूप से व्याख्या की है। और आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपने देखी होगी और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि आप इस क्लास को अच्छे से देखते होंगे और वीडियो को लाइक करते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे। और यदि नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सारे मित्रों में, जिससे सबका हो जाए उद्धार और परीक्षा में हो जाए बेड़ा पार। धन्यवाद।